नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा नीतीश की। वो नीतीश कुमार जिन्होंने कि मोदी सरकार के विरुद्ध इंडिया गठबंधन की संरचना खड़ी की और पूरे देश में घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। वो नीतीश कुमार अब एनडीए के पाले में जा चुके हैं। ये मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी रैलियां थीं बाहर, जैसे 4 फरवरी को झारखंड में एक रैली थी, उसको भी कैंसिल किया है। और पूर्णिया में जो रैली राहुल गांधी के साथ होनी थी, जिसका कि उनको न्योता भी मिला, उसको भी उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। तो निश्चित तौर पर आखिर कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई कि जिसके कारण नीतीश को उस एनडीए में जाना पड़ा जब 2022 में उन्होंने एनडीए को छोड़ा था। उस समय ये कहा था कि अब वो चाहते हैं कि अब उनकी अर्थी भी यहीं से उठे और उनके मन में कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं बची है, तो वो अब एनडीए में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन 1 सवा साल के बाद ही, जैसा कि उनका चरित्र है, वो फिर से एनडीए में। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हुई जिसके कारण कि उनको वहाँ जाना पड़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार एक परजीवी है। परजीवी मैंने इसलिए कहा कि खुद का उनका एक स्थिर वोट बैंक है, लेकिन वो अपने बल पर कभी भी सत्ता नहीं पा सकते। उन्हें किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो एनडीए में उन्होंने एनडीए का भरपूर लाभ लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद उनकी एनडीए से कुछ दूरियां बढ़ी। हालांकि उन्होंने 17 में फिर से एनडीए को ज्वाइन किया और 22 में फिर से छोड़ा। तो उनकी ये फितरत रही है कि वो आते जाते रहते हैं। जब उन्होंने 22 में एनडीए छोड़ा था, तब आरोप लगाया था, यहाँ तक कि यह आरोप देश के प्रधानमंत्री तक पर था कि उन्होंने उनके दल को तोड़ने की कोशिश की। उनका आरोप जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की ओर था, जो कि उस समय महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके सहारे आरोप था कि उनके सहारे जदयू को तोड़ा जाता। लेकिन अंततः ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिसके कारण नीतीश को जाना। नीतीश कुमार अवसरवाद का एक बेहतर उदाहरण है। हालांकि वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का आरोप नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करते हैं वो आदती है। क्योंकि रामविलास पासवान भी इसी तरह की राजनीति करते रहे। उन्हें एक तरह का मौसम विज्ञानी माना जाता था कि वो समय देखकर अपना पाला बदलते रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन की पूरी भूमिका रचने के बाद आखिर नीतीश कुमार को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इस समय जो उनके पास 16 सांसद हैं, वो सांसद पिछली बार आप सभी जानते हो 19 में केवल भाजपा के सहयोग से लड़ने के कारण ही आए थे। उनका जो वोट बैंक है वो स्थिर वोट बैंक है, जो किसी का जाने पर तो उसकी बढ़त करा सकता, लेकिन खुद में कोई सीटें नहीं जीत सकता। क्योंकि आपको ध्यान होगा, यही जब अकेले नीतीश कुमार
2014 में चुनाव लड़े थे तो उन्हें केवल 2 सीटें ही मिली थी। 19 में जब वो एनडीए के साथ आए तो उनकी सीटें बढ़कर 16। निश्चित तौर पर उन्होंने ये देखा होगा कि राजद के साथ रहने के बावजूद भी उनकी सीटें बढ़ने वाली नहीं। यहाँ तक कि अगर अभी भी विधानसभा में जो उनकी स्थिति है वो तीसरे पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी राजद है, राजद के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद नीतीश की पार्टी। तो निश्चित तौर पर इस समय जैसी स्थितियां राजद के साथ चल रही थी, लालू प्रसाद से जैसे उनके धीरे धीरे आंकड़े होते जाते थे, जिस प्रकार वो तेजस्वी को लेकर दबाव डाल रहे थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उस समय नीतीश को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो एनडीए की ओर नहीं गए तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सांसद भी उनके कम होंगे और आगे चलकर हो सकता है कि विधानसभा में भी उनकी स्थिति खराब हो, जो कि लगभग खराब सी ही है। तो उन्होंने ये खेल रचा और अभी उन्होंने हालांकि एक कोशिश की थी और लालू प्रसाद को समझाने की कोशिश की थी कि अगर वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए मान जाएं तो ज़्यादा स्थिति रहेगी, लेकिन लालू ने इस पर साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे तो निश्चित तौर पर जो विधायक होंगे वो अपनी सीट जीतने में ताकत लगाएंगे और लोकसभा में उनको कुछ भी खास मिलने वाला नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया और नीतीश यही चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि साथ लड़कर वो लोकसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतें और क्योंकि 2024 में लोकसभा का पूरा फोकस एनडीए या कहिए कि मोदी का ये रहेगा कि वो तीसरी बार सत्ता प्राप्त करें, तो उनका विधानसभा की ओर वो रुझान नहीं रहेगा। तो उन्होंने एनडीए में इसीलिए जाना तय किया कि मुख्यमंत्री वो रहेंगे और प्रधानमंत्री के लिए वो जितनी भी सीटें जीतेंगे उससे मोदी की मदद होगी। यानी कि इस हाथ दे उस हाथ लेकर स्थिति बनने वाली है, लेकिन अब ये आम जनता को तय करना है कि वो क्या करने वाली है। क्या वो एक ऐसे राजनीतिक पर भरोसा करेगी जिसका कि चरित्र और चेहरा तो उनका भले ही दागदार न हो, लेकिन जिनका चरित्र सत्ता मुखी रहा है और जो केवल सत्ता के लिए ही जीते और राजनीति करते हैं। हालांकि राजनीति में कोई भी मन रखना या सत्ता के अपनी निरंतर बढ़ाने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिना नीति सिद्धांत ऐसे व्यक्ति की जो कल इंडिया गठबंधन का हीरो बना घूम रहा था, जो खुद को शिल्पी कहता था, वो ही आज दूसरे तरफ यानी कि अपने उस पार्टी के साथ खड़ा है जिस पर कि उसी ने आरोप लगाया था कि उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने हालांकि ये दुधारी तलवार पर चलने की कोशिश की है, जिससे कि हो सकता है उन्हें आगे चलकर लाभ भी मिल जाए, लेकिन आप ये तय मानिए कि जिस तरह प्रधानमंत्री के आवास पर भी इसे लेकर नीतीश को लेकर बैठक की गई, बिहार के जो लोग गए थे उनसे भी इसकी राय ली गई, जिसे उन्होंने पहले तो एक स्वर में इनकार किया। लेकिन आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय इकाइयों की कोई वैल्यू या वक़्त नहीं है, वो सिर्फ कहने के ही पदाधिकारी हैं। जो भी निर्णय होते हैं वो केंद्र स्तर पर यानी कि अमित शाह
और मोदी ही लेते हैं। तो लिहाजा अगर उन्हें ये लगेगा कि लोकसभा के लिए नीतीश फायदेमंद हैं तो वो अपने पास रखेंगे। हालांकि सूत्र जो जानकारी दे रहे थे उन्होंने साफ कहा था कि पहले नीतीश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन देखिए क्या होता है। इस तीसरे पारी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एक सीट लोकसभा की बहुत महत्व रखती है। तो मोदी क्या पसंद करते हैं? क्या वो अपने पुराने एलआई को, जिसकी कि उनको बिहार में ज़रूरत है, कि सभी बातें मानेंगे और उनको वही ओहदा देंगे जो पहले वो देते हैं या देते रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा कि वो सत्ता से इतर नहीं रह सकते। यही आरोप गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी आरोप करा। खैर, आरोप प्रत्यारोप पर चर्चा न करते हुए अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कौन सा व्यवहार करती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दौरान जिस प्रकार उन्होंने एनडीए या प्रधानमंत्री के खिलाफ तल्ख टिप्पणियाँ की हैं, क्या उसे भुलाते हैं? हमें लगता है कि लोकसभा के इस चकाचौंध में और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए मेरे ख्याल से पूरी लेन देन का होगा, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि गुजरातियों के खून में व्यापारपना होता है, यानी कि वो लेन देन में विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री के होड़ में वो किसी से भी समझौता करेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। ममता बनर्जी ने भी अकेले चलने का निर्णय क्यों लिया, अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई है। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अलग से लड़ेगी, इस बात में फिर कभी चर्चा करेंगे। हालांकि ये तय है कि वहाँ भी बीजेपी को कोई खास मिलने वाला नहीं। अगर वो अपनी पिछली सीटें भी बचा लेती है तो वो भी बड़ी बात होगी। सीधी लड़ाई वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होने वाली है। उत्तर प्रदेश में अभी खैर स्थिति जान नहीं पड़ रही है, लेकिन आप तय मानिए चुनाव आते आते वहाँ भी अखिलेश यादव पर दबाव पड़ेगा। देखना ये है कि मायावती को तो मोदी ने अपने पक्ष में कर लिया अलग लड़ने के उससे, लेकिन क्या वो अखिलेश पर भी दबाव डाल के किस प्रकार की रणनीति तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीति के इस दलदल में जिस तरह का आचरण किया है, भले ही उन पर भ्रष्टाचार को आरोप नहीं है, भले ही उनके खिलाफ परिवारवाद का आरोप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं उसे अवसरवादिता कहा जाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।